नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। जब भी कोई चीज़ें मेजर करनी है हमको तो हम इसके यूनिट्स के हिसाब से उसको मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी दूरी की बात करनी है तो आप किलोमीटर्स या माइल्स की बात करते हो। अगर आपको लिक्विड तोलना है तो हम इसको लीटर्स में तोलते हैं। वजनदार चीज़ है तो उसको किलोग्राम में तोलते हैं। उसी प्रकार लाइट की जो एनर्जी है उस लाइट की एनर्जी को हम तोलते हैं वेवलेंथ से। वेवलेंथ की बात करता हूँ तो वेवलेंथ अलग अलग टाइप के होते हैं। गैमा रेज है, यूवी रेज है, या फिर विजुअल रेंज है, इंफ्रारेड रेंज है, माइक्रोवेव रेंज है। ये अलग अलग रेंजेस है। इसमें से कमाल की बात है कि हम इंसानों को सिर्फ विजुअल रेंज ही दिखाई देता है, यानी कि विबगॉर जिसको बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो कलर्स परसेप्शन है सिर्फ हम इसी को चेक कर पाते या समझ पाते। इसके परे परे हम कुछ ही समझते नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मान के चलिए एक 25 किलोमीटर की सड़क है। उस 25 किलोमीटर की सड़क पर एक छोर पे हम रखेंगे गैमा रेज और एक छोर पर रखेंगे माइक्रोवेव रेज। तो ये 25 किलोमीटर की जो दूरी है इसमें सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन यानी कि 1 सेंटीमीटर समझ लीजिए विजुअल रेंज हम देख पाते हैं। यानी इंसानी आंखें सिर्फ एक छोटे से यूनिट को देख पाते हैं, दैट इज विजुअल रेंज। अदरवाइज हम उसको बाकी जो इर्द गिर्द है वो हम पहचान नहीं पा रहे। कुछ ऐसा ही है हमारे साथ। इन आँखों को केयर करना इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पहले से वो छोटा विजन है, हम जो देख सकते हैं उस रेंज के बाहर हम देख नहीं पाते। तो आँखों को केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में गेस्ट डॉक्टर पूनम हरकुट को हमने आमंत्रित किया है, जो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और एक सर्जन भी है। स्वास्थ्यम हॉस्पिटल विवेकानंद नगर नागपुर में ये कार्यरत है और उनका एक्सपीरियंस इनके साथ अभी हम बात करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्ते। सबसे पहले बताइए कि आँखों की बात की, मैंने ये रेंज के बारे में बताया, तो इंसानी जो आँखें है वो सिर्फ छोटे से रेंज को ही परख पाते हैं। तो व्हाट अबाउट द अदर रेंज, उसको हम चेक कर पाते हैं? जैसे एक्सरेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड। इनको हम लोग देख नहीं पाते हैं, बट ये हमारे बहुत सारे डायग्नोसिस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। हम लोग सिर्फ विजिबल रेज जो होते हैं वही देख पाते हैं। जी, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि एक लंबी रेंज है, उस रेंज में से एक छोटे से रेंज को पहचानते। इसको परखने के लिए हमारे को एक यंत्र लगता हुआ है, आँख। और ये आँख के बारे में ज़रा डिस्क्राइब कीजिए शॉर्ट में, ये कैसे इमेज दिखता है? जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसका एक इमेज हमारे रेटिना पे बनता है। और ये रेटिना पे जो इमेज बनता है वो हमारी आँखों की जो ऑप्टिक नर्व रहती है, जो नस जो हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, उसे वहाँ पर जाके उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। दो इमेज को एक दूसरे के साथ में, दोनों आँख में से जो इमेज आती है उन दोनों को एक साथ कंबाइन किया जाता है और हमें एक पिक्चर दिखता है। जी, तो आँखों के बारे में बात करें हम लोग तो फिर बताएं, हाउ ऑफन शुड आई गो फॉर एन आई चेकअप? मतलब भले ही मेरी आंखें ठीक है लेकिन फिर भी चेक करना कितना ज़रूरी हो जाता है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे पहले मैं बच्चों से शुरुआत करूँगी। बच्चे जैसे छोटे रहते हैं तो उन्होंने 6 महीने से 1 साल के आयु में एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का उनका चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद उम्र के 5 साल, 3 से 5 साल के उम्र में एक चेकअप होना चाहिए। और बाद में उसके बाद 6 से 17 साल की उम्र तक उनका हर एनुअल एक साल में चेकअप होते रहना चाहिए। ये हो गया छोटे बच्चों के लिए। और जैसे बड़े लोगों के लिए 2-2 साल में चेकअप होना चाहिए। अगर तकलीफ भी ना हो तो भी 2 साल में करना चाहिए। बट अगर कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे आपको डायबिटीज़ है या बीपी है या ऐसी कुछ बीमारियां है या आपको तकलीफ है तो तुरंत दिखाना है। और डायबिटिक के कितने चेंजेस है अपने आँखों में, उस अनुसार डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको 1 साल में आना है, आपको 6 महीने में आना है कि 3 महीने में। उस हिसाब से आपको फॉलोअप करना होता है। ये तो गए जवान लोगों की बात। बुजुर्ग लोग जो है वही 40 साल के, वही सब एडल्ट, यानी जो ही बोला मैंने, अगर कुछ तकलीफ नहीं है तो 2-2 साल में उन्होंने चेकअप कराना चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी चाहिए। जैसे कि 40 के बाद हमके हर 1 साल में अपनी आंखों की जांच, तकलीफ ना हो तो भी करानी चाहिए। आपने चेकअप की बात की, लेकिन क्या क्या टेस्ट चेकअप करते हैं जैसे कि खातरी हो जाती है कि सेफ है? हाँ, जब कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ जाते हैं वो सिर्फ आपकी नज़र ही नहीं देखते, तो वो देखते हैं कि बाकी सब चीज़ें, जैसे कि मोतीबिंदु हो रहा है क्या, पीछे के जैसे ग्लॉकोमा तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ पास जाते, चश्मे की दुकान में जाते हैं और चश्मे का नंबर लेके चश्मा ले लेते हैं। बट मैं सलाह दूंगी कि रादर उससे अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए इससे जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती है जिसमें सिम्टम्स नहीं रहते। तो सिम्टम्स नहीं रहते पर उनको अगर जल्दी हम पहचान सके, जल्दी अगर हम पकड़ सके उसको, तो उसको हम लोग ज़्यादा दूर तक जाने या एडवांस स्टेज में जाने तक रोक सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे हम लोग
काज बिंदु का जो उसमें एक प्रकार है जिसमें रोशनी धीरे धीरे कम होती है, पर जब पेशेंट को जब समझता है कि मेरी रोशनी कम हो गई है तो वो बहुत एडवांस स्टेज रहती है। और ये ऑप्टिक नर्व ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद उनको कुछ चीज़ों में उनको जैसे फील्ड ऑफ विजन वगैरह जो जब कम होता है तब पेशेंट को पता चलता है कि मेरा दृष्टि इससे कम हुई है, पर ये टाइम बहुत एडवांस स्टेज है। फिर इसमें सर्जरी और उसको फिर से रिवर्स करने की कोई भी टेक्निक नहीं रहती है। इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जानने के बाद हम लोग सिर्फ चश्मा का नंबर न देते हुए उनके कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप की जाती है, ताकि उनके और तो कोई चीज़ें नहीं है ना, ये भी देखी जाती है। जी, वैसे डिजीज़ की बात छेड़ी आपने, तो फिर कितने डिजीज़ कॉमन है आँखों को लेकर जो आपके पास केसेस आते हैं? हाँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि चश्मे का नंबर, हाँ, वो सबसे ज़्यादा है। दूसरा एलर्जी है, हाँ, तीसरा आँखों का कोई इन्फेक्शन है, हाँ, चौथा डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ के मोतिया बिंदु है, और ये सारी चीज़ें हैं, और काज बिंदु है। ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो साथ साथ में एक बीमारी ग्रसित हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट है क्या और उसको कैसे क्योर किया जाता है? कैटरैक्ट जब हमारे आंखों में एक लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे कम होते जाती है उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। कुछ कारण है जैसे ट्रांसपेरेंसी कम होने के? सबसे इम्पोर्टेंट कारण उम्र है, उम्र, एजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे हेरिडिटरी फैक्टर्स है कुछ। उसके अलावा जैसे पोल्यूशन है, कभी आँखों में कुछ और बीमारियाँ रहती है, इन्फ्लेमेशंस रहते हैं, उसके कारण होता है ये। डायबिटीज़ है, ट्रॉमा, कुछ मार लगने के कारण है, ऐसे कई कारण हैं उसके, पर सबसे महत्वपूर्ण कारण है उम्र और पोल्यूशन। जी, इसके साथ साथ ये बता दीजिए कि सिम्टम्स क्या होते हैं कैटरैक्ट के, कैसे पहचानेंगे कि कैटरैक्ट की तरफ जा रहा हूँ मैं? जैसे शुरुआत में कैटरैक्ट में जब होता है कि दिन में बहुत अच्छा दिखता है, बट रात में जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, सामने से जब लाइट आती है तो वो लाइट की जो रोशनी है वो फैले समान दिखती है, या फिर कभी कभी कुछ सेकंड के लिए दिखता नहीं है क्लियरली। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, शुरुआती चेंजेस ये होते हैं, और फिर धीरे 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 दिन में भी थोड़ी सी रोशनी कम होते जाती है, ब्लर्ड हो जाता है। हाँ, ब्लर्ड होता है। कॉन्ट्रास्ट जो रहता है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो कम होते जाता है। उसके बाद कभी कभी किसी को डबल विजन भी आता है। तो ये सब चीज़ें, और चश्मे का नंबर बार बार बदलना, ये भी एक कैटरैक्ट को दर्शाता है। जी, आप एक सर्जन हो, रेप्यूटेड हॉस्पिटल से आप काम किए हो, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है कैटरैक्ट में या कुछ और टेक्निक्स है? नहीं, यूजुअली जब कैटरैक्ट होता है तो सर्जरी ही उसका एक सॉल्यूशन है, बट ऐसा है कि सर्जरी किसी को जल्दी करानी पड़ती है, किसी को थोड़ा सा टाइम दे के भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस विजन के वजह से, वो कम विजन के वजह से कितना अफेक्ट हो रहा है, वो डिसाइड करता है कि आपको ऑपरेशन कब कराना चाहिए। जैसे कि एक कोई ड्राइवर है जो रात में ड्राइविंग करना उसको ज़रूरी है, तो ऐसे लोगों में केवल 10% कैटरैक्ट भी इनफ है कि उनकी जो लाइफ हैम्पर कर सके या उनकी ड्राइविंग में प्रॉब्लम कर सके, क्योंकि रात में जब लाइट आती है, हाँ, तो वो जो रोशनी कम दिखती है, जो ग्लेयर होता है, उसके वजह से वो एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जल्दी ऑपरेट करा लेना चाहिए। कुछ लेंसेज मिलते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, वो काम क्या है? नहीं, वो लेंसेज कुछ हद तक, बहुत कुछ हद तक काम करते हैं, पर कैटरैक्ट में वो चीज़ें कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि क्या रहता है, कैटरैक्ट में जब ट्रांसपेरेंसी जाती है, जो रेज ऑफ लाइट है वो तिरछे पिरछे जाते हैं आँखों में, क्योंकि वो सीधे नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ट्रांसपेरेंट रहता है, कहीं लेंस ओपेसिटीज रहती है, उसी के कारण ये होता है, और इसको कोई भी चश्मा हटा नहीं सकेगा। जब भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात करते हैं हम, तो 2-3 कॉमन टर्म्स है जिसको हम यूनिट्स बोल सकते हैं, मायोपिया, हाइपरोपिया, ये सब क्या होता है? मायोपिया यानी जब हमारी आँखों की जो एक रेंज होता है कि आँखें की लेंथ का एक रेंज होती है, उससे जब ज़्यादा बड़ा आँख होता है या लंबाई बढ़ती है आँखों की, तब उसको मायोपिया बोलते हैं। लंबाई कैसे बढ़ती है? लंबाई जैसे हम लोग जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका आँख थोड़ा छोटा होता है, बट उम्र के साथ जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, वैसे आँखों का जो लेंथ है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और एक जगह कहीं तो स्टेबल होता है। बट कुछ लोगों में जिनमें हेरिडिटरी, जैसे सबसे कॉमन कॉज है हेरिडिटरी चश्मा रहना घर में, तो ऐसे लोगों में या बहुत सारा नज़दीक का काम करते हैं उनमें कभी कभी वो जो लेंथ है वो नॉर्मल लेंथ से थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वो बढ़ते रहती है। तो ऐसे टाइम में उसे मायोपिया बोलते हैं। और आँखों की जो साइज़ है अगर छोटी रह जाती है तो ऐसे टाइम में उसको हाइपोरोपिया कहते हैं। जी, तो इससे कुछ रिस्क तो नहीं है इंसान?
नहीं, रिस्क ये है कि अगर जैसे चश्मे का नंबर है तो जैसे जितना जितना चश्मे का नंबर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उतना लंबाई आंखें की बड़ी होती है, तो रेटिना उतना स्ट्रेच होते जाता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को पीछे जो रेटिना में कहीं होल होने के चांसेस रहते हैं, कभी होल होने की वजह से वहाँ पे फ्लूइड जाके रेटिनल डिटैचमेंट होने की संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ें, तो इन लोगों को रेगुलरली जाँच कराना ज़रूरी रहता है। फिर हाइपरोपिया क्या है? हाइपरोपिया मतलब जब आंखों की लेंथ बढ़ती नहीं है और कहीं एक जगह अटक जाती है और नॉर्मल लेंथ से जब छोटी रहती है लेंथ, एट ए यंग एज और स्टॉप हो जाता है। हाँ, स्टॉप हो जाता है। तो उसके लिए फिर क्या लेंस का ये उसके लिए हम लोग प्लस लेंसेस यूज़ करते हैं हाइपरोपिया के लिए, और मायोपिया के लिए माइनस लेंसेस यूज़ करते हैं। जनरली कंफ्यूजन होता है हाइपरोपिया और प्रेसबायोपिया, ये दोनों क्या चीज़ है और ये सेम है या डिफरेंट? नहीं, ये बहुत डिफरेंट है। हाइपरोपिया कोई भी एज में होता है। प्रेसबायोपिया यानी जब हमको नज़दीक का, धीरे धीरे उम्र के साथ जब हमें नज़दीक का दिखना कम हो जाता है, उसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। इसको फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल है। जैसे हमारे बाल वाइट होना, हमारी बढ़ती उम्र के साथ थोड़ी ताकत कम होना, ये जैसे कम होता है, वैसे ही हमारे एक उम्र के बाद हमें नज़दीक का जो फोकस है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। मैं जब भी अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपने आंखें एक बार चेक कराना, भले ही आपकी आंखें दिख रही है आपको और लेंस का नंबर नहीं बढ़ा वगैरह, तो ये कितना ज़रूरी रहता है? ये मैंने आपको जैसे बताया, कई सारी बीमारियां हैं जो सिम्टम्स काफ़ी देर से आती है और तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका रहता है आँखों में। जैसे इसमें सबसे अच्छा बेहतर ये है ग्लॉकोमा, काज बिंदु, जिसमें हम जब पेशेंट को जब तक पता चले कि मेरे को प्रॉब्लम है, तब तक काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहता है। इसलिए रेगुलर जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जी। साथ साथ में कुछ एक टर्म और भी सुनते हैं, ड्राई आइज। तो ड्राई आइज है क्या, कैसे होता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? अपनी आँखों में 3 परत रहती है। एक सबसे ऊपर एक लिपिड का लेयर रहता है, एक एक्वियस और एक म्यूकस, ऐसे 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर अलग अलग ग्रंथियों से बनते हैं। तो कहीं भी कोई भी एक लेयर में जब गड़बड़ हो जाती है तो हमारे आँखों में ड्राइनेस की शुरुआत होने लग जाती है। तो जैसे हमारे कुछ मेबोमियन ग्लैंड्स रहते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने से कभी लिपिड लेयर गायब हो जाता है, तो जल्दी से इवेपोरेशन होता है, उसके वजह से ड्राइनेस होता है। दूसरा, कभी कभी हमारे आँखों की जो कुछ ग्रंथियाँ रहती है वो काम नहीं करती, उसके वजह से ड्राइनेस होता है। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट काम, कि जब कंप्यूटर यूज़र्स, मोबाइल यूज़र्स जो रहते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर पे बहुत देर तक देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग जो है ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस हो जाता है। तो ये जब 50% से रिड्यूस होता है तो हमारा आँखों का इवेपोरेशन पहले होता है और हम ब्लिंक बाद में करते हैं। तो जो आँखों में जो लुब्रिकेशन रहना चाहिए वो कम होता है, पहले इवेपोरेशन होता है और ड्राइनेस और बढ़ता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है ड्राइनेस का। जी। तो इसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या रहता है? इसके लिए अलग अलग टाइप के लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स रहते हैं, जो आपके डॉक्टर किस वजह से आपको ड्राइनेस है ये देख के वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कभी कभी आँखों के सामने फाइन स्पॉट्स दिखते हैं, तो ये क्या चीज़ है, नंबर 1, और नंबर 2 ये इससे कोई बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहे हम? इसमें ऐसे रहता है कि जो काला फ्लोटर जो बोल रहे हैं आप, जो कॉमनली बोलते हैं, जैसे मक्खी, कोई मक्खी घूम रही है ऐसे दिख रहा है, ये जो चीज़ रहता है, ये हमारा जो आँखों का जो पीछे जो पार्ट रहता है उसमें एक जेली रहती है। तो वो जेली एक हमारे नस को, जो हमारी ऑप्टिक नर्व रहती है, उसको अच्छे से लगी हुई रहती है वो। तो एक उम्र के साथ वो वहाँ से छूटते जाती है। वो छूटने के वजह से वो हमारा जैसे ही आँख हिलता है वो हमारे आँखों के सामने, नज़र के सामने एक स्पॉट घूमे जैसा दिखता है। तो ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज है। बट उसके अलावा भी कहीं कॉज है, जो कि कहीं रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस, जहाँ ब्रेक बनता है, रेटिनल डिटैच होने के चांस रहते हैं, उस टाइम में भी ये चीज़ें दिखती है, बट वो थोड़ी रेयर है। बट इसलिए ये सब चीज़ें आने के बाद, सिम्टम्स होने के बाद, एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह लेनी ज़रूरी है। बट व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज दैट? एजिंग ही है, वही एजिंग। जैसे एक चिपका हुआ, मैंने जैसे बताया कि रेटिना जो जेल रहता है वो ऑप्टिक नर्व से चिपका रहता है, एज के हिसाब से वो निकलते जाता है वहाँ से, उसका अटैचमेंट निकलते जाता है। जी। डायबिटीज़ के साथ भी लोग बोलते हैं कि इट इज़ डेंजरस, उसके आंखें डैमेज हो सकती है, तो ये इनका क्या रिलेशन है? डायबिटीज़, जैसे डायबिटीज़ में आपको पता ही है, जैसे हार्ट अटैक आते हैं, डायबिटीज़ में किडनी की नस खराब हो सकती है, कोई भी नस खराब सकती है, तो आँखों की नस भी कहीं अलग नहीं है। तो डायबिटीज़ की वजह से हमारे आँखों की जो नसें हैं वो भी कमज़ोर होने की चांसेस रहते हैं। और आँख एक चीज़ है जहाँ हम लोग डायरेक्टली
ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं, मतलब आप नहीं, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देख सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, और हमें वहाँ पे पता चलता है कि डायबिटीज़ की कहीं नस कमज़ोर तो नहीं हो रही है। कभी कभी कमज़ोरी इतनी बढ़ जाती है कि हमें उसको लेज़र करके उसको रोकना पड़ता है, अदरवाइज़ वो वहाँ पे कमज़ोर होके कभी कभी वो फूटने के चांस रहते हैं और उसकी वजह से नज़र एकदम से कमज़ोर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं डायबिटीज़, इसलिए जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उन्होंने आई चेकअप जो है रेगुलरली कराना बहुत ज़रूरी है। जी, लेज़र ऑपरेशन कैसे फ़ायदेमंद है, नुकसान होता है, क्या एग्जैक्टली होता है? लेज़र ऑपरेशन जो रिफ्रैक्टिव जो हमारे चश्मे का नंबर हटाने के लिए आजकल किए जाते हैं, काफ़ी सेफ़ है अभी वो जो सर्जरीज़ है। तो जैसे हमारा एक एज के बाद, जैसे 18 से 21 के उम्र तक जो चश्मे का नंबर है वो स्टेबल हो जाता है। तो लगभग हम लोग ये मानते हैं कि अगर एक साल में 0.25 से ज़्यादा अगर नंबर नहीं बढ़ता है तो उसको हम स्टेबल नंबर बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं जिससे हम अपना चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। तो ये पावर कैसे कम करते हैं मैडम? पावर इसमें ऐसा रहता है, जो हमारी सामने की जो एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बोलते हैं उसको, परत रहती है, उसका थोड़ा सा शेप को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। उसके वजह से जो रेज ऑफ लाइट है प्रॉपरली जाके रेटिना पे विदाउट चश्मे से हमारे फॉल होते हैं। तो ये टेक्निक है उसमें। इन सब के बीच में एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेसिव लेंस क्या है? प्रोग्रेसिव लेंस अभी दो टाइप के हैं, एक चश्मे में हम जो प्रोग्रेसिव लेंस यूज़ करते हैं वो, और एक दूसरा है कि मोतियाबिंदु का ऑपरेशन होने के बाद जो प्रोग्रेसिव लेंस यूज़ करते हैं वो। तो पहले हम लोग बात करते हैं चश्मे के प्रोग्रेसिव लेंस में। तो प्रोग्रेसिव जिन लोगों को दूर का चश्मा और नज़दीक का चश्मा दोनों है, उनका एक सॉल्यूशन काफ़ी दिन तक ये रहा कि बाइफोकल लेंसेस। तो बाइफोकल लेंसेस का ये इशू रहता है कि एक दूर की दृष्टि अच्छी दिखती है और एक नज़दीक का एक डिस्टेंस रहता है जहाँ तक हमें अच्छा दिखता है। बट जब इंटरमीडिएट डिस्टेंस, जैसे कि कंप्यूटर यूजर्स लोगों को लगता है, वो डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे समय प्रोग्रेसिव लेंसेज जो होते हैं वो काम करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस, नियर और इंटरमीडिएट, ये तीनों जो डिस्टेंस है, हाँ, तीनों रेंज को कवर करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है उसमें कि उसमें कोई लाइन नहीं रहती है, ऐसे लगता है जैसे एक ही ग्लास है वो। तो उसके वजह से कॉस्मेटिक भी अपीयरेंस उसका एक अच्छा होता है। बट इट इज सेफ? हाँ, इट इज सेफ, यस, डेफिनेटली। जी, आपके पास अनेक किस्म के पेशेंट्स आते हैं, जैसे इंडस्ट्री में काम करने वाले या सीमेंट इंडस्ट्री या फिर जहाँ डस्ट ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो इन पेशेंट्स के बारे में क्या कहेंगे कि क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इन्होंने? जिनको डस्ट का ये है, हाँ, डस्ट में काम करते हैं। हाँ, सो डस्ट में जो काम करते हैं उनको हम यही बोलेंगे कि कुछ प्रोटेक्टिव आई वेयर्स या ग्लासेस कुछ ऐसे पहने कि ताकि वो धूल और ये आँखों में ये ना हो। और बाकी अगर उनको उसके वजह से कुछ ड्राइनेस या एलर्जी का परेशानी हो तो उस हिसाब से लुब्रिकेशन जो भी है डॉक्टर की सलाह से वो शुरू करें। अगर आपसे कहा जाए कि डूज एंड डोंट्स टॉक करो, तो आप क्या डूज एंड क्या डोंट्स बताओ? क्या डोंट्स में मैं ये बताऊंगी कि मोबाइल का जो बढ़ता यूज़ है हमारा, वो कहीं ना कहीं, स्क्रीन गार्ड्स हो फिर भी तकलीफ होती नहीं, कितना भी स्क्रीन गार्ड यूज़ करो उसको 100% ये नहीं रहता है, क्योंकि जैसे कोई भी गैजेट्स है उसमें से ब्लू रेज आते हैं, कोई भी गैजेट्स उसके वजह से हमारा जो रेटिना है, अभी ये 4-5 साल में इसका बहुत यूज़ बढ़ा है और धीरे धीरे पता चलेगा कि उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या रेटिना में परिणाम हो रहे हैं। कि जैसे ये सब रेज जो होते हैं, कितना भी हम लोग गार्ड लगाओ तो भी ये रेटिना तक पहुंचते ही है, 100% प्रूफ तो नहीं रहते, और वो धीरे धीरे रेटिना पे असर कर सकते हैं और ड्राइनेस का वो भी बढ़ रहा है उसके वजह से। डोंट्स में एक हो गया इम्पोर्टेंट, और कुछ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी न्यूट्रिशन वगैरह पे डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन अगर अच्छा दिखे तो ओवरऑल हेल्थ, जैसे हर एक बॉडी पार्ट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो आँखों को भी ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन अगर अच्छा रहता है तो आँखें हम हेल्दी रख सकते हैं। व्हाट अबाउट जंक फूड एंड जंक फूड डायरेक्टली रिलेटेड? डायरेक्टली नहीं, न्यूट्रिशन ओवरऑल हेल्थ के रिलेटेड है। जैसे हमारे आँखों के लिए विटामिन ए ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो विटामिन ए की चीज़ें होती है, बट ओवरऑल न्यूट्रिशन हर टाइम ज़रूरी रहता है। ये हो गया डोंट्स की बात हो गई। डूज में क्या कहोगे? डूज में अपनी नियमित रूप से अपने आँखों की, जैसे मैंने बताया कि किसने कौन से एज में कैसे जांच करानी चाहिए, उस हिसाब से बच्चों की भी आँखों की जांच रेगुलरली होनी चाहिए, बड़ों की भी होनी चाहिए, और स्पेशली 40 के ऊपर के बाद में अपने आँखों की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। अच्छा खाना, न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम गैजेट्स, या जितना ज़रूरी है उतना ही अननेसेसरी गैजेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे मोबाइल बोलिए या कंप्यूटर बोलिए, अननेसेसरी। जब काम करना है हमको काम तो करना है, बट अननेसेसरी जो चीज़ें हैं जो say अवॉइड that कर है, सके वो अवॉइड करना है। जी, ये प्रोग्राम लाखों लोग दे रहे हैं मैडम, तो क्या एडवाइस करोगे आँखों के एक्सरसाइज को लेकर आप?
क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस आँखों की तब दी जाती है जब आँखों में कुछ डेविएशंस रहते हैं, मतलब आँख का थोड़ा सा तिरछापन रहता है, तो वो एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में हम लोग आँखों की एक्सरसाइज का सलाह देते हैं। बाकी ओवरऑल आँखों के हेल्थ के लिए यही मैं बोलना चाहूँगी कि अच्छा खाइए, नियमित रूप से डॉक्टर को बताइए, स्ट्रेन न करें, और हाँ, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करें। ये सब चीज़ों से आप अपने आँखों का, और अगर आपके डायबिटीज़ या बीपी कुछ जो भी सिस्टमिक कंडीशंस है उनको आप कंट्रोल में रखिए, तो आप अपनी आँखें अच्छी तरह से रख पाएंगे। जी। स्क्विंट आइज होता है मैडम, क्या ऑपरेशन से ठीक रेक्टिफाई किया जा सकता है? एंड व्हाई डज दैट स्क्विंट ऑकर एट ऑल? तो जो स्क्विंट के बहुत अलग अलग टाइप के कारण हैं। कभी कभी चश्मे के नंबर के वजह से जो बच्चों में आँखों का जो अंदर डेविएट होता है तो या बाहर जाता है, तो बच्चों के चश्मे के नंबर से रहता है। कई बार मसल इम्बैलेंस के वजह से होता है, कई बार न्यूरोलॉजिकल काफ़ी सारी कंडीशंस है उनके वजह से होता है। तो उसका वो क्या एग्जैक्ट कारण है, उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे मैडम, ये क्या है और क्यों होता है? जनरली नाइट के टाइम पे कलर ब्लाइंडनेस का एक तो कंजेनाइटल रीज़न है, जो बचपन से ही उनको कलर ब्लाइंड रहते हैं। तो जो 2 टाइप के कलर ब्लाइंडनेस, यूजुअली नॉर्मली रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कॉमनेस्ट कलर ब्लाइंडनेस है, जो नॉर्मली बाकी सब चीज़ों में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं करता, बट ऐसी कुछ प्रोफेशन है जिसमें हमको रेड और ग्रीन डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें उनको काफ़ी हद तक दिक्कतें आती है। वो प्रोफेशन वो नहीं जा सकते। अगेन दैट इज हेरिडिटरी या दिस इज हेरिडिटरी। और कई सारी बीमारियां हैं जिसके वजह से भी कभी कभी कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो वो एक्वायर्ड, उसको एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। बट नॉट डेंजरस एज सच। डेंजरस म्हणजे कुछ प्रोफेशन में वो लोग उसका प्रॉब्लम अगर है कोई कि दे particular कैन नॉट गो profession टू सम प्रोफेशन, एंड ड्राइविंग के टाइम धीरे धीरे वो लोग जानने लग जाते हैं कि ग्रीन कौन सा कलर है और रेड कौन सा कलर है, पर वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें Signal आ पे सकती ज़्यादा है। dangerous। हाँ, ड्राइविंग और एक कुछ प्रोफेशन, इसमें दिक्कतें हो सकती है, बाकी तो वो मैनेज कर ले सकते हैं। जी। आपका भी पूरा टॉक शो जो था ये इट वाज इटसेल्फ एन एडवाइस, तो फिर भी आप एक टेक होम मैसेज क्या दोगे? टेक होम मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि आँखें हमारे हमारे दुनिया भर में जो सुंदरता है उसके लिए देखने के लिए, या हमें हर चीज़ करने के लिए आँखें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, और उसके लिए उसकी देखभाल करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि आँखों की नियमित जांच करते रहे, अपने खान पान पर ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखें, कोई भी हमारी सिस्टमिक बीमारियों को कंट्रोल में रखें, और मोबाइल और गैजेट्स का जो उपयोग है कम से कम करें, और नियमित रूप से हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या नेत्र रोग तज्ञ की सलाह लेते रहे। अक्रॉस द काउंटर जाके चश्मा न खरीदे ना। स्वास्थ्य हॉस्पिटल कुछ अवेयरनेस कैंप वगैरह चलाते हैं? हाँ, हम लोग अवेयरनेस कैंप लेते हैं। हाँ। जिसमें हम लोग ये अवेयरनेस, यूजुअली डायबिटिक रेटिनोपैथी अवेयरनेस कैंप बहुत ज़्यादा हम लोग चलाते हैं, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी भी ऐसी बीमारी है जो काफ़ी हद तक पहले कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट को बिलीव नहीं होता कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जब तक हम लोग उनको समझा के उसका फोटोग्राफ नहीं बताते। ऐसे कई बार पेशेंट को बिलीव नहीं होता, क्योंकि पेशेंट का बोलना होता है कि मुझे तो सब दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अवेयरनेस उसमें दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस स्टेज में जब जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी जाता है तो सर्जरी या फिर बहुत सारी सर्जरी ही उसका एक इलाज रह सकता है, या फिर कभी कभी इलाज भी कर नहीं पाते हैं पेशेंट का। आप यहाँ आई मैडम और इतना अच्छा एडवाइस दी और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम।